अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ओबीसी आबादी के अनुपात के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए। सभी चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से कराए जाने चाहिए। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्ता हथियाने की साजिश है, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम चुनावों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा इसका पुरजोर विरोध करती है। देखिए, इस देश के अंदर हम लोग लगभग 65% से ज़्यादा हैं ओबीसी समाज के लोग, पर इस देश में तथाकथित आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी हम लोगों को जो संवैधानिक संख्या के आधार पर भागीदारी और हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, वो किसी भी क्षेत्र में अभी नहीं मिल पाई है और बहुत शर्मनाक और बहुत चिंतनीय विषय स्थिति यहाँ पे है। तो हम सभी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के माध्यम से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में अपना संगठन निर्माण करने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रसिद्ध और जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि एक तो सरकार पर प्रेशर बने कि वो संविधान को पूरी तरह से लागू करे और जैसे लोकतंत्र में संख्या के आधार पर सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का जो लक्ष्य है वो हम लोगों को मिले। यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम पूरे देश के अंदर जो 72 करोड़ ओबीसी समाज है, लगभग 32 करोड़ के आसपास हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाई है, अल्पसंख्यक के भाई है, हम लोग लगभग 115 करोड़ लोग मिलके इस देश में पूरी तरह से संविधान को लागू करेंगे और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने का हम लोगों का लक्ष्य है और निकट भविष्य में सरकार नहीं करती है, हम लोग इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो अधिवेशन यहाँ पे लिया गया मुंबई में आने वाली महानगर पालिका को चुनाव नतीजे देखते हुए क्या तैयारी है और कितने ओबीसी गण को यहाँ हक होना चाहिए, इसके बारे में? पिछले 74 वर्षों से हम केवल चाहे स्थानीय सरकार हो, जिला सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी से हम लोग हमारी संख्या के आधार पे, चाहे पार्षद की क्षेत्र हो, चाहे आपके आमदार और खासदार के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हम लोग संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी भी सरकार ने हमारे बच्चों का जो अधिकार मिलना चाहिए वो अभी तक कोई सरकार देने का काम नहीं कर सकी है। इसलिए हम लोग अपने कार्यकर्ता और साथियों को कैडराइज करने का काम, उनको निचले लेवल तक संगठन निर्माण करने का काम करेंगे। सरकार जो देती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने दम पर इन सब चीज़ों को लेने का प्रयास करेंगे। उसी रणनीति पर हम लोगों की यहाँ चर्चा हुई। हमारे बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार ये है कि देश में लोकतंत्र लागू है और संविधान का स्वरूप डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र ये कहता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र और बजट आदि सभी क्षेत्रों में सभी समाजों को सभी की संख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व, भागीदारी, हिस्सेदारी, रिप्रेजेंटेशन, जिसको आज हम लोग बोलचाल में आरक्षण कहते हैं, वो मिलना चाहिए। पर इस देश में 74 साल की तथाकथित आज़ादी के बाद भी किसी क्षेत्र में हम 0.1% है, कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं आधा % है। तो ये जो 65% ओबीसी को मिलना चाहिए था, 15% और 7.5% शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के हमारे भाइयों को मिलना चाहिए था, जो अल्पसंख्यक के हमारे भाई हैं उन लोगों को जो संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उससे ये चारों समाज अभी कोसों दूर है। इसलिए हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाती है तो हमारे लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं इन समुदायों के, उनको हिस्सेदारी मिलेगी तो उनका जीवन बदलेगा, इस समाज का जीवन बदलेगा, देश में संविधान लागू होगा तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी और भारत फिर से इस डेमोक्रेटिक स्वरूप में विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनेगी। इसी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए हम लोग अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले इस देश में अपने लोगों को संगठित, जागरूक और अधिकारों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ओबीसींची खूप मोठ्या प्रमाणात मोठी संख्या आहे, जिथे विधानसभा बघा, विधान परिषद बघा, महानगरपालिका बघा, सगळीकडे मोठ्या संख्येने या समाजातली लोक आहेत, पण मात्र हे विषय तिथे उचलले जात नाही आहेत। येणाऱ्या आता निवडणुका येतात, त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? कोणत्याही लोकशाही देशामध्ये राजकीय सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी निवडणूक हे एक साधन आहे। ज्या समाजाचे प्रतिनिधी त्या ठिकाणी ज्या विचाराच्या माध्यमातून तिथे गेले पाहिजे म्हणून ते प्रश्न सुटत नाही आहेत। ओबीसींची संख्या जरी या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात असली तरीसुद्धा ओबीसींना प्रतिनिधित्व दिलं जात नाही म्हणून त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत। संसदीय राजकारण आणि कॉर्पोरेट राजकारणामध्ये आमचे लोकप्रतिनिधी येण्याला उत्सुक आहेत, परंतु आमचा स्वतःचा राजकीय असा पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरती नाही आहे।
राज्य पातळीवर लहान पक्ष आहेत, परंतु त्याची मोठे जे राजकीय पक्ष आहेत ते दखल घेत नाहीत, म्हणून आमचे सेल काढले जातात. म्हणजे जे लोकसंख्येने मोठे घटक आहेत त्यांना एका सेल दिला जातो आणि जे लोकसंख्येने कमी लोक आहेत ते त्यांचं एक्झिक्युटिव्ह कमिटीमध्ये नाव घेतलं जातं. म्हणून आता येणाऱ्या काळामध्ये अखिल भारतीय ओबीसी महासभा संसदीय राजकारणाच्या दृष्टीने सुद्धा जे ST SC आणि OBC आम्ही एकत्र मिळून असं एक अभियान तयार करत आहोत की संसदीय राजकारण आम्हाला कशा पद्धतीने याला आम्ही तोंड देऊ आणि संसदीय राजकारणातून सुद्धा अनुसूचित जाती जमाती विजा भजा व विमा शासकीय निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई या संघटनेचा राज्य अध्यक्ष भारत वानखेडे, तसंच माझ्यासोबत संघटनेचे राज्य महासचिव उत्तमराव सोनकांबळे, डॉक्टर उत्तमराव सोनकांबळे, त्याचबरोबर उपाध्यक्ष विजयकुमार नांदेकर व आमचे ओबीसी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमारजी, राज्य अध्यक्ष आमचे ॲडव्होकेट महाले साहेब व त्यांची सर्व टीम या ठिकाणी आज जो कार्यक्रम झालेला आहे या कार्यक्रमाला एक प्रमुख वक्ता म्हणून बोलावला होता. त्यामध्ये मला बरेचसे विषय दिले होते. पदोन्नतीमधील आरक्षण व त्या ओबीसींवर होणाऱ्या दुर्गामी परिणाम या विषयाच्या अनुषंगाने मला प्रमुख वक्ता म्हणून मार्गदर्शक म्हणून बोलावण्यात आलं होतं. त्याबद्दल मी प्रथमतः ओबीसी अखिल भारतीय ओबीसी संघाचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि आपण मला प्रश्न केलेला आहे की नांदेड मराठवाड्यामध्ये नांदेड येथे झालेले राज्यस्तरीय पहिल्या आरक्षणाच्या परिषदेमधील झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मी आपल्याला सांगू इच्छितो की त्या ठिकाणी हजारो लोक आमच्या अधिकारी कर्मचारी राज्यातील विविध विभागातून आलेली होती आणि त्या ठिकाणी माननीय मंत्री नितीनजी राऊत साहेब यांनी व्हीसीद्वारे आणि त्याचबरोबर राज्याचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे साहेब यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाच्या विषयानुषंगाने मार्गदर्शन केले आणि न्यायालयाच्या अधीन राहून राज्य स्तरावरून राज्य लेवलवरून आम्ही निकाल आपल्याला देऊया असे त्यांनी आम्हाला सांगितलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये आम्ही एकूण 6 परिषदा घेण्याचे आपण निश्चित केले होते. त्याप्रमाणे पहिली राज्यस्तरीय आरक्षण परिषद संपन्न झालेली आहे. त्याचबरोबर दुसरी आरक्षण परिषद आम्ही विदर्भामध्ये अकोला या ठिकाणी पुढील महिन्यामध्ये 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या आठवड्यामध्ये संपन्न होणार आहे. त्यामुळे त्या आरक्षण परिषदेला